Hello, my dear student. Welcome back to A Square classes. Today we are going to continue our next lecture on same topic that will be chemical kinetics. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि ऑर्डर किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ऑर्डर हम लोग निकालते कैसे हैं और ऑर्डर का मीनिंग क्या है। और हम लोगों ने यही सीखा था लास्ट लेक्चर से कि ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी। कभी भी किसी रिएक्शन को देख करके उसका ऑर्डर डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ये जब भी होगा तो बाय द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज्म को स्टडी करके उसके ऑर्डर को हम लोग निकाल सकते थे। फिर मैंने कहा था कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में या तो रिएक्शन सिंपल हो या कोई सिंगल स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शन हो, तभी उस रिएक्शन में जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वही उसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने ये देखा था कि इन जनरल रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट पार्टिसिपेट लेते हैं, उसमें जनरली प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट पार्टिसिपेट कम लेते हैं। जनरली क्या पार्टिसिपेट लेते हैं, जनरली रिएक्टेंट पार्टिसिपेट लेते हैं। फिर मैंने कहा था कि किसी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में कभी भी रिएक्शन इंटरमीडिएट पार्टिसिपेट नहीं होगा। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नेवर डिपेंड अपॉन concentration ऑफ इंटरमीडिएट, इट ऑलवेज जनरली डिपेंड अपॉन concentration ऑफ रिएक्टेंट, समटाइम इट डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट ऑल्सो एंड कैटलिस्ट ऑल्सो। फिर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर आप चेंज कर देते हो, अगर किसी केमिकल रिएक्शन का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट आप चेंज करते हो तो उससे उसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा। फिर उसी के अलग अलग ऑर्डर पे अलग अलग रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी, उसको हम लोगों ने पढ़ चुके थे। फिर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लास्ट पॉइंट यही पढ़ा था, स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ा था कि डिकम्पोजिशन ऑफ गैस एंड सॉलिड सरफेस फॉलो फर्स्ट ऑर्डर एट लो प्रेशर। अगर प्रेशर लो है तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, एंड अगर प्रेशर हाई है तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। ये हम लोगों का था, क्योंकि अगर अलग अलग रिएक्शन इन्वायरमेंट हो तो सेम ही रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, अलग अलग होगा। हम लोग डिपोजिशन डिसोसिएशन ऑफ गैस, डिकम्पोजिशन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस की बात कर रहे थे। अगर प्रेशर आपका लो है तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होगा, एंड प्रेशर आपका हाई है तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होगा। तो उसी पे बेस्ट मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे जो आप सॉल्व भी किए थे, कुछ क्वेश्चन डाउट थे जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड कुछ हम लोग आगे देखते हैं। आज के लेक्चर स्टार्ट ही करते हैं उसी लास्ट स्टेटमेंट पे बेस्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन अपना कह रहा है कि rate of a certain reaction depend on concentration according to the reaction change in concentration upon time माइनस dc by dt। ये रेट है, निगेटिव साइन मतलब ये रेट विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट लिया गया है। k1c1 अपॉन 1 प्लस k2c, k1 इंटू सी कॉन्सेंट्रेशन है, अपॉन 1 प्लस k2c डिटरमाइंड ऑर्डर एंड रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। कह रहा ऑर्डर एंड रेट कांस्टेंट मतलब के की वैल्यू बताओ व्हेन कंसंट्रेशन इज वेरी वेरी लो एंड व्हेन कंसंट्रेशन इज वेरी वेरी हाई। इसी केमिकल इक्वेशन के लिए कह रहा है कि रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर बताओ। फर्स्ट आपको एज्यूम करना है कि जब कंसंट्रेशन लो हो तब कंसंट्रेशन हाई हो। फिर आज के लेक्चर में हम लोगों ने यही कहा था कि आज हम लोग किसी भी रेट लॉ इक्वेशन की अगर बात करोगे तो R इज इक्वल टू क्या होगा, के कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर। उसमें हम लोगों को रेट यहीं से स्टार्ट किए थे। सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, एन क्या है, ऑर्डर, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अब हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रेट कांस्टेंट। हम लोग रेट की अगर बात करूं, आर की भी बात करूं, मैं रिकॉल कराता हूं, रिएक्शन का एक अपना रेट है। अगर रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है उसका कुछ अपना रेट है। ऑर्डर रिएक्शन का अलग होगा जिसको ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, और हर एक पार्टिकुलर स्पीशीज के रिस्पेक्ट में भी क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर। सिमिलरली आज हम लोग देखेंगे रेट कांस्टेंट की बात करेंगे कि रेट कांस्टेंट को क्या होता है। और हम लोगों ने कहा था अगर किसी रिएक्शन को स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई है, अगर किसी रिएक्शन का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वैल्यू चेंज कर जाए तो उसका रेट कांस्टेंट भी चेंज कर देता है। रेट चेंज करेगा, रेट कांस्टेंट चेंज करेगा बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं करता है, जो आज के टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना है।
फिर लास्ट में हम लोग देख लेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट कर देंगे जो ऑर्डर में हम लोगों को दो ऑर्डर काफी इंपॉर्टेंट पढ़ना है, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर, उसके लिए बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, हम लोग वन बाय वन सॉल्व करते हैं। इफ कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी लो, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन वन कह रहा है concentration is very low। एक्सप्रेशन क्या है, माइनस डीसी बाई डी टी, इसी को क्या लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू K1C अपॉन 1 प्लस K2C। K1 और K2 इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। अगर समझो कंसंट्रेशन वेरी वेरी लो है, तो जो कंसंट्रेशन है इसी टेंस टू क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब कंसंट्रेशन काफी लो है, कंसंट्रेशन काफी लो है, बहुत कम है। तो बहुत छोटी वैल्यू से अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो वो वैल्यू और छोटी हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो होगा क्या कि हम कह सकते हैं कि K1 इंटू सी टेंस टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्या अपन इस पार्ट को जीरो लिख सकते हैं क्या? नहीं। जब भी अगर अप्रोक्सीमेशन करते हैं, इफ वन वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल विथ रिस्पेक्ट टू अदर वैल्यू, देन वी कैन नेग्लेक्ट दोज वैल्यू ओनली इन टू मैथमेटिकल ऑपरेशन, दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसको जीरो नहीं कर सकते, लेकिन होगा क्या, 1 प्लस K1C इज अप्रोक्स टू 1, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये काफी क्या हो गई है, छोटी हो गई है। तो उसको अगर 1 में ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर दूं तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे, क्योंकि C छोटा हो गया, फिर से समझना, C क्या हो गया, छोटा, तो K2 इंटू सी की वैल्यू और छोटी हो गई विथ रिस्पेक्ट टू 1, इसलिए नीचे वाले टर्म्स को हम इसमें हम लोग K2C को निगलेक्ट कर दे रहे हैं। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, K1C अपॉन 1। तो सीधा सीधा R इज इक्वल टू क्या आ गया, K1C, और C टू द पावर कुछ भी नहीं है, तो ये किस ऑर्डर के काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, तो दैट विल बी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। यही मैंने कहा था, इफ कंसंट्रेशन इज वेरी वेरी लो। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर काइनेटिक्स हो जाएगा। और इस केस में दूसरा पूछा था रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी ये क्या हो जाएगा, K1। समझा? आ जाइए दूसरी बात हम लोग करते हैं, दूसरी चीजें करते हैं। इसी का सेकेंड केस हम लोग डिस्कस करते हैं। कह रहा इफ कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी वेरी हाई, तो अपना इक्वेशन क्या था, रेट इज इक्वल टू, रेट को क्या लिख सकते हैं, माइनस डीसी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, K1C प्लस 1 प्लस K2C। अब C की वैल्यू क्या है, वेरी लार्ज। C की वैल्यू क्या है, वेरी लार्ज। तो इसको अगर किसी बड़े वैल्यू को अगर किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दो तो वो वैल्यू उतने ही टाइम्स क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, K2 इंटू सी ऑल्सो वेरी लार्ज, क्योंकि K2 इंटू सी और K1C ऑल्सो क्या होगा, वेरी लार्ज। और किसी लार्ज वैल्यू को अगर 1 में आप ऐड या सब्ट्रैक्ट भी कर दो तो 1 प्लस K2C अप्रोक्स में क्या जाएगा, K2C, क्योंकि K2C की वैल्यू काफी क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे मैं पुट कर दूं तो ये वैल्यू क्या जाएगा, K1C अपॉन K2C। अब CC क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इस केस में जो रेट है, रेट इज इक्वल टू K1 बाई K2, कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर जीरो, मतलब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की वैल्यू खत्म हो गई, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है भी नहीं। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन वेरी वेरी हाई है तो ये किस ऑर्डर के काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, तो इट विल बी जीरो ऑर्डर। तो इस केस में ऑर्डर कितना हो जाएगा, जो होगी ये कितना हो जाएगा, K1 बाई K2, दैट विल बी योर आंसर। फिर से मैं बोलता हूं, यहाँ पे कंसंट्रेशन की वैल्यू बहुत कम है, कंसंट्रेशन की वैल्यू कम है तो C टेंस टू जीरो, जीरो नहीं है। तो अगर उस छोटी वैल्यू में K2 से मल्टीप्लाई भी करते तो वैल्यू और छोटी होगी, इसलिए K2 इंटू सी को हम ए के रिस्पेक्ट में निगलेक्ट कर दिए, 1 के रिस्पेक्ट में निगलेक्ट कर दिए।
हम इसको जीरो नहीं लिख सकते, जीरो करेंगे तो जीरो डिवाइड बाई इन्फिनिटी हो जाएगा, फिर कुछ मतलब ही नहीं निकलेगा। समझ में? तो कभी भी किसी छोटी वैल्यू को हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन में निगलेक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में नहीं करते हैं। सिमिलरली इस केस में कंसंट्रेशन हाई है, तो कंसंट्रेशन की वैल्यू काफी ज्यादा है, उसको अगर K2 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो वैल्यू और ज्यादा होगी, तो उसके 1 से ये वैल्यू काफी ज्यादा होगी, तो 1 को क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट। और यहाँ K2C की वैल्यू छोटी थी तो इसकी वैल्यू को निगलेक्ट कर दिए, वहां पे 1 छोटा था तो 1 को निगलेक्ट कर दिया। तो इस क्वेश्चन से आपको ये काफी अच्छे से पता चलता है कि अगर अलग अलग इन्वायरमेंट है एक ही रिएक्शन का तो उसका ऑर्डर क्या होगा, अलग अलग। इसलिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पॉइंट भी लिखा था कि वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ रेट कांस्ट, वैल्यू ऑर्डर ऑफ सॉरी, इसलिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लिखा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आल्सो चेंजेस विद प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या और कंडीशन अंडर विच रिएक्शन इज परफॉर्म। अगर अलग अलग कंडीशन में आप अगर रिएक्शन को, सेम रिएक्शन को आप प्रोसीड कराओगे, उसका ऑर्डर में भी क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। मैंने लिखाया भी था गैस का डिकम्पोजिशन लो प्रेशर फर्स्ट ऑर्डर, हाई प्रेशर जीरो ऑर्डर। यहीं पे देख लो वेरी हाई concentration, concentration is very very high zero order, concentration very very low first order। क्लियर है? आइए इसी पे बेस्ड में एक और क्वेश्चन कराता हूं, फिर हम लोग अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। क्लियर? आप इसको लिख लो आराम से, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्डर पे ही बेस्ड है। कह रहा है फॉर ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन A2 प्लस B2 गिव्स 2AB। ये एक जो हाइपोथेटिकल रिएक्शन है A2 प्लस B2 गिव्स 2AB, इसका मैकेनिज्म आपको गिवन है। कह रहा है फॉलो द मैकेनिज्म A2 गिव्स A प्लस A, लिखा हुआ है फास्ट रिएक्शन है। A प्लस B2 गिव्स AB प्लस B, ये स्लोएस्ट स्टेप रिएक्शन है। एंड A प्लस B गिव्स AB, ये फास्ट रिएक्शन है। तो कह रहा है इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर बताओ कि ये किस ऑर्डर के काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। तो अब ध्यान से देखो कि ये जो रिएक्शन आपको डायरेक्टली गिवन है A2 प्लस B2 गिव्स 2AB, ये एक मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है जो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, और यहाँ पे ये 3 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। If any reaction is completed in a more than one step, then order will always define from their slowest step। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में अगर कंप्लीट हो रहा है और आपसे उसका पूछा कि उसका ऑर्डर बताओ, तो ऑर्डर हमेशा उस जितने भी स्टेप आपको गिवन है उसमें जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा वही आपको क्या देगा बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर मैं इस रिएक्शन को लिखूं तो अगर मैं स्टेप वाइज कर दूं तो इसको मैं ले लेता हूं रिएक्शन स्टेप 1, सेकेंड, स्टेप 3। तो इस केस में आपसे पूछा है ऑर्डर बताओ, तो जब भी ऑर्डर लिखोगे तो हमेशा किस स्टेप से हम लोग लिखेंगे, स्लोएस्ट स्टेप क्या देगा आपको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम लिख सकते हैं, सॉल्यूशन की बात करूं तो ऑर्डर इज डिटरमाइंड फॉर स्लोएस्ट स्टेप। तो स्लोएस्ट स्टेप के रिस्पेक्ट में अगर इसका ऑर्डर लिखोगे आप तो ये आ जाएगा R इज इक्वल टू, केवल ले लेता हूं A इंटू B2। ये आपको क्या निकल गया, इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन। स्लोएस्ट स्टेप से आप क्या लिखोगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन। ध्यान से देखो ये जो केमिकल रिएक्शन है इसमें रिएक्टेंट A2 है एंड B2 है। जनरली रेट लॉ एक्सप्रेशन में आपको क्या मिलेंगे, रिएक्टेंट मिलेंगे। रेट लॉ एक्सप्रेशन में आपको क्या मिलते हैं, रिएक्टेंट। क्या E2 एंड B2 रिएक्टेंट है? क्या इस रेट लॉ रिएक्शन में जो आपका A मिला ये रिएक्टेंट है क्या? नहीं। मतलब इस रिएक्शन में ये जो है वो बनते तो हैं लेकिन फाइनल प्रोडक्ट नहीं होते हैं। दोज स्पीशीज व्हिच आर फॉर्म्ड इन ए मल्टीपल स्टेप रिएक्शन बट दे आर नॉट फाइनल प्रोडक्ट, दीज आर कंसिडर्ड एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। और याद करो कभी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में मैंने कई बार चिल्ला चिल्ला के आपको कहा था कि रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं आएगा।
अगर यहाँ पे ये ए जो है वो रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं होता तो यही आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन होता, और इसका पावर 1 इसका पावर 1 आप ऑर्डर लिखते 2। बट यहाँ पे जो है मैं लिख देता हूं, ये जो ए है दीज आर रिएक्शन इंटरमीडिएट। अगर ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है तो आपको इस रेट लॉ रिएक्शन इक्वेशन में से आपको इस रिएक्शन इंटरमीडिएट को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। अब रिप्लेस कैसे करोगे तो देख लो, ये इक्विलिब्रियम का साइन है, दिस इज द साइन ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर इसका मैं के इक्विलिब्रियम लिखूं, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इसका के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू होगा ए इंटू ए बाई ए टू। अब यहां से मैं इस ए की वैल्यू को निकाल के यहां रिप्लेस कर दूं, तो यहां से अगर ए की वैल्यू निकालोगे तो देखो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम इंटू ए टू, और इधर से स्क्वायर जाएगा तो दोनों पे क्या हो जाएगा, रूट। तो आप कह सकते हो ए इज इक्वल टू रूट अंडर के इक्विलिब्रियम इंटू ए टू, और रूट को मैं हाफ पावर लिख दूं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो के इक्विलिब्रियम इंटू ए टू दी पावर 1/2, पावर को सेपरेटली लिखोगे तो के इक्विलिब्रियम टू दी पावर 2 और हाफ, और ए टू दी पावर हाफ, ये दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। अब इस ए की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दो, इस ए की वैल्यू को अगर आप यहाँ पे पुट करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा आर इज इक्वल टू, ये रेट कांस्टेंट के बन रहने दो, ए के जगह डालोगे तो ये के इक्विलिब्रियम टू दी पावर 1/2 इंटू ए टू दी पावर हाफ एंड बी टू एज इट इज रह जाएगा। अब देखो ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, ये दोनों मिलके एक नया कांस्टेंट हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू के डैश ए टू दी पावर हाफ बी टू दी पावर 1। अब इस रिएक्शन में बात करोगे तो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए टू कितना हो जाएगा, हाफ ऑर्डर, विथ रिस्पेक्ट टू बी टू कितना हो जाएगा, 1 ऑर्डर। अपने से पूछा था ओवरऑल ऑर्डर बताओ, तो ओवरऑल अगर ऑर्डर निकालोगे तो कितना हुआ, रेट लॉ एक्सप्रेशन में कॉन्सेंट्रेशन के जितने भी पावर हैं सबका ऐड कर दो, सम ऑफ पावर ऑफ all the concentration terms appear in rate law expression, that will be your order of reaction। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/2, that will be your आंसर। मैं फिर से बोलता हूं, कई बार ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये रिसेंटली नीट 2016 या 17 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, और 18 एंड 19 में भी पूछा हुआ है। लास्ट अगर 4 ईयर की पेपर की 5 ईयर की पेपर की बात करो तो आपको 2 बार एग्जाम में मिलेगा। लास्ट ईयर 2019 के पेपर में मिलेगा, फिर 1 ईयर गैप के बाद उससे पहले भी मिलेगा। आपको एक रिएक्शन गिवन होगा, आपको एक रिएक्शन ये गिवन होगा और उसके मल्टीपल स्टेप गिवन होंगे। ध्यान से देखना, रिएक्शन में जो स्लोएस्ट स्टेप होगा रेट ऑलवेज आप उसी से निकालोगे। कई बार ऐसा होगा कि जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उसमें जो भी पार्ट होंगे वो रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं होंगे, तो आपको एज इट इज वही आंसर हो जाएगा। यहाँ मैं ए को इसलिए रिप्लेस किया हूं इसके इक्वेशन से, बिकॉज ए क्या था, रिएक्शन इंटरमीडिएट, एंड रेट लॉ एक्सप्रेशन में जनरली हमेशा रिएक्टेंट मिलेंगे, कभी कभी प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, कैटालिस्ट भी हो सकते हैं, क्या नहीं होगा, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट कभी नहीं होगा। और यहाँ पे ए क्या था बेटा, रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसको रिप्लेस किया मैंने इस इक्वेशन के इक्विलिब्रियम से और अपना क्या निकाल लिया, ऑर्डर। आप हमेशा से करना, कई बच्चों का ये डाउट भी था और अपने सीट में भी 3-4 क्वेश्चन बैक टू बैक इसी पे है, अब आपसे सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर, आप इसको अच्छे से समझ के लिख लो। आज हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या रहा है, केमिकल रिएक्शन में ले लेता हूं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है 2a + b गिव्स प्रोडक्ट,
और आपको दे दिया ये रिएक्शन सिंपल है, आपसे कह रहा है ये रिएक्शन सिंपल है, मतलब ये सिंपल देने का क्या इंडिकेशन है? आप कहोगे सर आपने ही तो कहा था कि रिएक्शन के आगे या तो सिंपल या वर्ड में सिंपल या एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन हो, उस केस में उसका जो ऑर्डर होगा उसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होगा। तो अगर मैं इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखूं, आरएलई लिखूं या रेट लॉ लिखूं, उसी को बोलते हैं। तो आर इज इक्वल टू के, चलो के1 ले लेता हूं, a टू दी पावर 2 एंड b टू दी पावर 1 होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा किसी भी बच्चों को। अब इसी केमिकल रिएक्शन को मैं क्या करता हूं, किसी एक स्टाइकोमेट्रिक इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देता हूं। समझो इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। रिएक्शन इज मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई इंटीजर 2, तो ये कितना हो जाएगा 4a प्लस 2b गिव्स प्रोडक्ट। और क्या अब ये रिएक्शन सिंपल रहा? नहीं। सिंपल का मतलब ही होता है सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो 2:1 होगा, न कि 4:2 को बेटा कभी भी आप सिंपलेस्ट रेशियो नहीं बोलोगे। तो क्या ये रिएक्शन अगर मैं लिख दूं कि दिस रिएक्शन इज अगेन सिंपल होगा, तो आप कहोगे नो सिंपल नहीं है। तो क्या इस कंडीशन में इसका जो ऑर्डर होगा ये इसके स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल होगा? तो आप कहोगे नहीं। तभी ये स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल ऑर्डर 2 और 1 आया, क्योंकि ये रिएक्शन सिंपल थे बेटा। आप समझना ध्यान से। तो क्या इस केस में दूसरी चीज, क्या ये जो रेट था, ये जो रेट है, इफ रिएक्शन इज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो, तो क्या ये जो रेट है उसको मैं रेट लिख सकता हूं? नहीं, क्योंकि रेट भी चेंज कर जाएगा। क्योंकि इस रिएक्शन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू चेंज कर गई, तो रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो विल चेंज। तो इसको मैं R1 लिख देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा R2 इज इक्वल टू K2 a टू दी पावर x पावर y। क्योंकि इस केस में हम 4 और 2 को उसका ऑर्डर नहीं लिख सकते थे। तो सिंपल मैं अभी हम लोगों को यही आगे पढ़ना है कि सिंपल मैंने एक केस क्या लिया कि कोई भी एक सिंपल रिएक्शन लिया, 2a प्लस बी गिव्स y गिव्स प्रोडक्ट, और इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या आ गया, R इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a टू द पावर देयर ऑर्डर, और सिंपल है तो ऑर्डर स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो गया, और यहाँ b टू द पावर देयर ऑर्डर, यहाँ भी इसका ऑर्डर स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 के बराबर है। कुछ नहीं है तो आप इसको क्या ले लिए 1। अब इसी रिएक्शन को किसी सुटेबल इंटीजर 2 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। सुटेबल इंटीजर किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये रिएक्शन सिंपल रहा, तो रिएक्शन सिंपल नहीं रहा, और इसका स्टाइकोमेट्री चेंज कर गया, मतलब रेट भी चेंज कर जाएगा। तो क्या इस केस में इसका ऑर्डर इसके स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होगा? नहीं। तो अपने को अब रेट क्या चेंज करेगा ये पढ़ चुके हैं। तो आज अपना क्लास में आज अपना टॉपिक भी यही होगा कि आप K1 और K2 रेट कांस्टेंट अगर चेंज हो रहा है तो रेट कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा अगर रिएक्शन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किए तो आपको कह रहा है फाइंड रिलेशन बिटवीन K1 and K2 rate constant of this reaction and rate constant of this reaction and also calculate value of x and y। कह रहा है फाइंड, आप क्वेश्चन समझ में तो आया होगा कि मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप इसको लिखो फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो आइए अब सॉल्यूशन की बात कर ले। अगर आप सॉल्यूशन की बात करोगे बेटा तो एक चीज आप ध्यान से देखना, आप ही कहोगे सर आपने ही तो कहा था कि अगर किसी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दो किसी इंटीजर से तो उसका ऑर्डर चेंज नहीं करेगा, बिकॉज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल नॉट चेंज विद देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वैल्यू। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो स्टूडेंट के हाथ में है ना, आप जरूरी थोड़ी ना कि किसी भी एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करो और हर स्टूडेंट का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो वही आएगा, ये तो नहीं है ना। तो क्या स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का वैल्यू
क्या ऑर्डर की वैल्यू रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वैल्यू से चेंज होने से चेंज होगी? क्या नहीं होगी। हम लोगों ने पढ़ा था क्या चेंज होता है और क्या चेंज नहीं होता है। तो हम लोगों ने क्लियरली एक लाइन लिखा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन and order rate of any individual species will not change with stoichiometric coefficient। और चेंज क्या होता है? तो रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? चेंज होती है। ध्यान से लिखना, दो चीजें चेंज होगी, रेट कांस्टेंट एंड रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा स्टोइकियोमेट्रिक के साथ। क्या चेंज नहीं होगा? ऑर्डर एंड रेट ऑफ एनी पार्टिकुलर स्पीसीज। तो अगर यहां से सीधी बात करोगे तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 एंड y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। नहीं समझा तो आओ सॉल्यूशन से देख लो। अब आ जाओ इस रिएक्शन का सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन क्या कहता है। फर्स्ट रिएक्शन को लेते हैं, सॉल्यूशन को देख लो क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट रिएक्शन क्या लिखा हुआ है बेटा? 2a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। 2a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। अगर मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं ROR तो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन R इज इक्वल टू 1/2 माइनस DA/dt। और यही जो रेट दिया हो, ये जो रेट है ये इसी के बराबर होगा। इट इज इक्वल टू K1 A to the power 2 एंड B to the power 1। ये रेट ऑफ रिएक्शन से निकाल लिया रेट, और ये रेट लॉ एक्सप्रेशन से, दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। तो यहां से मैं क्या करता हूं? माइनस DA/dt निकाल लेता हूं, रेट ऑफ ए। तो ये कितना हो जाएगा? 2K1 A to the power 2 B to the power 1। That will be your equation 1। सेकेंड इक्वेशन क्या था? 4a plus 2b gives product। 4a plus 2b gives product। अब इसके लिए मैं रेट लिखूं, रेट इज इक्वल टू 1/4 माइनस DA/dt इज इक्वल टू, रेट लॉ एक्सप्रेशन से क्या हो जाएगा? K2 A to the power x and B to the power y। ध्यान से देख लो। अब यहां से माइनस DA/dt की वैल्यू निकाल लो। तो यहां से जब आप माइनस DA निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा? 4K2 A to the power x and B to the power, that is your equation 2। अब दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करो तो दिस इज योर माइनस DA/dt, दिस इज योर माइनस DA/dt। एक ही इक्वेशन था जिसको आपने इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। तो रेट ऑफ ए हमेशा तो सेम ही होगा, बिकॉज रेट ऑफ एनी पार्टिकुलर स्पीसीज, रेट ऑफ दिस पार्टिकुलर स्पीसीज इज नॉट डिपेंड अपॉन देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वैल्यू। इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगा? माइनस DA/dt। ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल। और ये दोनों इक्वल तब होगा कि हर टर्म एक दूसरे के क्या होगा? इक्वल होगा। बिल्कुल बोलो हाँ या नहीं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं यहां लिख देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन बेटा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। जो 1 एंड 2 की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी तो क्या लिख सकते हो? 2K1 A to the power 2 B to the power 1 is equal to 4K2 A to the power x and B to the power y। अब जब इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो आपको रिलेशन निकल जाएगा। तो कंपेयर करोगे तो ये x की वैल्यू निकल जाएगी और ये y की वैल्यू निकल जाएगी।
तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, जो हम पहले देख चुके थे। और इससे देखोगे तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा, तो 2k1 इज इक्वल टू 4k2, तो k1 इज इक्वल टू 2k2। आराम से इसको लिखो और देखो आपको यही जो पार्ट है दैट विल बी योर आंसर। मतलब अगर किसी रिएक्शन को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे, अगर इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट देखो k1 है, इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या है बेटा, k1 है, तो इस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, k2 इज इक्वल टू k1/2। अगर यहाँ से आप k2 की वैल्यू निकालोगे, अगर आप मान लो इस रिएक्शन से, तो k2 इज इक्वल टू k1/2। मतलब रिएक्शन को जितने टाइम तुम मल्टीप्लाई करोगे उसका रेट कांस्टेंट उतने ही टाइम डिवाइड हो जाएगा। अगर इसका k1 है तो दूसरे केस में k2 की वैल्यू k1/2 हो जाएगी। मतलब इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो k2 क्या हो जाएगा, k1 का हाफ हो जाएगा। आज के लेक्चर में पढ़ना भी यही है कि अगर रिएक्शन को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो किसी इंटीजर से तो उसके रेट कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, यही हम लोग सीख रहे हैं। ऑर्डर हमेशा सेम रहेगा। तो यही रिएक्शन मैंने खुद से यही पार्ट को समझाने के लिए मैंने लिया था। आई होप आपको काफी अच्छे से समझ में होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप इसको अच्छे से लिख लो। इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, फिर अपने हेडिंग पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बेटा लिया है, कोई एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है आपको, 2N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2। कह रहा है रेट ऑफ, देखो ना, -dN2O5 अपॉन dt, मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ N2O5। मतलब इस रिएक्टेंट का रेट दिया हुआ है k N2O5 टू द पावर 1, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन टू द पावर 1। ये रेट ऑफ NO2 अपॉन dt, इसका रेट दिया हुआ है K2N2O5/1 और DO2/dt की वैल्यू दी हुई है K3N2O5/1। ये रेट लिखा हुआ है किसी भी पार्टिकुलर स्पीशीज के टर्म्स में। ये रेट N2O5 के टर्म्स में, ये रेट NO2 के टर्म्स में, ये रेट O2 के टर्म्स में है। आप इसको क्या बोल सकते हो, अगर समझाने के लिए लिखो तो आप इसको बोलोगे रेट ऑफ N2O5। इसको क्या बोल सकते हो, तो आप इसको बोलोगे रेट ऑफ NO2, और इसको क्या बोलोगे, रेट ऑफ O2। अगर मुझे इस रिएक्शन का रेट लिखना पड़े, ध्यान से देखना, अगर मुझे इस रिएक्शन का रेट लिखना पड़े तो R इज इक्वल टू होगा K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5/1। तो ये जो K है दैट इज रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, इसको बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। और ये जो रेट कांस्टेंट है वो रिएक्शन के रिस्पेक्ट में है, इस K को बोलेंगे रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे जो K है ये रेट कांस्टेंट रिएक्शन का नहीं है, ये N2O5 का है। तो इस K1 को बोलेंगे रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2O5। इस K को बोलेंगे बेटा रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन ऑफ, रेट कांस्टेंट O5 के रिस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट है, ये रेट कांस्टेंट फॉर NO2 का रेट के लिए, और ये O2 का रेट है, तो रेट कांस्टेंट भी O2 के लिए होगा, रेट कांस्टेंट फॉर O2, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन फॉर O2। पहले तीन चीजें समझ में है। ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टाइम, जिसका कॉन्सेंट्रेशन रेट उसके लिए है। यहाँ N2O5 बाई टाइम है तो N2O5 का रेट है, NO2 बाई टाइम है तो रेट NO2 का है, O2 बाई टाइम तो O2 का टर्म्स में। और जिसका रेट अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन के टर्म्स में होगा, ये के रेट कांस्टेंट उस पार्टिकुलर स्पीशीज के लिए होगा।
इतना आप समझ रहे हो। तो इस K को बोलेंगे रेट कांस्टेंट फॉर N2O5, इस K2 बोलेंगे रेट कांस्टेंट फॉर NO2, इस K3 बोलेंगे रेट कांस्टेंट फॉर O2। इतनी बातें समझ में आई आपको? इसमें कोई दिक्कत? तो आई होप यहाँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि फाइंड रिलेशन बिटवीन K1, K2 एंड K3। आपको निकालना क्या है? फाइंड रिलेशन बिटवीन K1, K2 एंड K3। K1, K2 एंड K3 के बीच में रिलेशन बताओ। मतलब जैसे रेट रिएक्शन का अलग होता है, हर पार्टिकुलर इंडिविजुअल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का अलग होता है, सिमिलरली रेट कांस्टेंट भी आप रिएक्शन के लिए अलग लिख सकते हो और किसी पार्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ था तो पूछा है ऑर्डर बताओ। कैसे निकालेंगे आइए सीखते हैं। यही प्रॉब्लम से मैं आपको अप्रोच बता देता हूं, दो प्रॉब्लम करेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। आपका इक्वेशन क्या था? तो इक्वेशन है 2N2O5 gives 4NO2 plus O2। मैं क्या करता हूं, इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख देता हूं। अगर मैं इसका लिख दूं रेट ऑफ रिएक्शन ROR, ROR क्या होता है? हमेशा dx by dt ही होगा इसके रिस्पेक्ट में। तो इसका 1 बाय देयर स्टोइचियोमेट्री माइनस डी N2O5 by dt is equal to 1 by their stoichiometry 1 by 4 प्रोडक्ट है तो प्लस DNO2 by O2 इज इक्वल टू कुछ नहीं है तो DO2 by dt। क्लियर है? यहां तक तो आप भी कर सकते हो। वैल्यू है इसकी, जो वैल्यू गिवन है माइनस DN2O5 by dt, इसके गिवन वैल्यू को मैं पुट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा 1/2। इसकी वैल्यू कितना है K1N2O5, K1N2O5 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 1/4। इसकी वैल्यू कितनी है K2N2O5 टू द पावर 1 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है K3N2O5 टू द पावर 1 इज इक्वल टू रेट। अब जो टर्म्स कॉमन है उसको कैंसिल कर दो तो N2O5 बाई रेट, N2O5 बाई रेट, N2O5 बाई रेट कैंसिल। तो क्या आ गया यहाँ से K1/2 इज इक्वल टू K2/4 इज इक्वल टू K3। सबको आप क्या कर दो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू 4K3। या अगर आप 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हो तो इसके रेट को क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखना, इसके रेट को क्या लिख सकते हो K N2O5 बाई 1, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा तो सीधा सीधा इक्वल टू क्या आ जाएगा K। ये के क्या है रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन फॉर N2O5, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन फॉर NO2, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन फॉर O2। तो अगर किसी भी इसी से समझ में आ जाएगा K इज इक्वल टू K1/2 K2/4 K3/1। मतलब किसी भी रिएक्शन के रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन के रिस्पेक्ट में अगर इंडिविजुअल का पूछोगे तो उसका रेट कांस्टेंट अपॉन उसका स्टोइचियोमेट्री। अगर रिएक्शन के लिए बात करोगे रिएक्शन का K है तो N2O5 के रिस्पेक्ट में अगर K1 दिया हुआ है तो अपॉन देयर स्टोइचियोमेट्री 2, N2 NO2 के रिस्पेक्ट में K2 है तो K2/4, इसके रिस्पेक्ट में K3 है तो K3/1। मतलब दो टाइप के रेट कांस्टेंट होंगे, रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट फॉर ए पार्टिकुलर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हो सकता है ना बेटा? तो आप इसको बड़े आराम से लिखो, समझ करके लिखना और हेडिंग डालो रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ एनी पार्टिकुलर रिएक्टेंट। तो यही हम लोग देखने वाले थे, रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन
एंड रेट कांस्टेंट ऑफ ए पार्टिकुलर रिएक्टेंट, किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन और किसी पार्टिकुलर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में जो रेट कांस्टेंट है उसका क्या और क्या दोनों के बीच में रिलेशन है। समझो इन जनरल अगर हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला के फॉर्म लिखते हैं, सब तो देख ही चुके हैं। कोई भी एक मैं रिएक्शन ले लेता हूं, स्मॉल ए, मतलब ये स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ये रिएक्टेंट है, प्लस स्मॉल बी बी, चलो मैं ये ले लेता हूँ, ए भी ले लेता हूँ, एक्स स्मॉल इक्वल ऑफ वाई एम सी प्लस एन डी। ये कोई एक केमिकल रिएक्शन है, तो रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, के। ए का जो होगा तो उसको के, बी के रिस्पेक्ट में के बी, रेट कांस्टेंट सी के रिस्पेक्ट में के सी, डी के रिस्पेक्ट में क्या होगा के डी। दैट मीन्स के इज इक्वल टू के बाई एक्स इज इक्वल टू के बी बाई वाई इज इक्वल टू के सी बाई एम इज इक्वल टू के डी बाई एन। दैट मीन्स अगर किसी भी रिएक्शन का अगर के चाहिए, रेट कांस्टेंट फॉर ए पार्टिकुलर रिएक्टेंट, तो क्या हो जाएगा उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। अगर के चाहिए तो x टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा के, और अगर आप चाहोगे के चाहिए, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन चाहिए आपको, तो क्या हो जाएगा रेट कांस्टेंट ऑफ पार्टिकुलर रिएक्टेंट अपॉन देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यही आपका रिलेशन है कि जिसके रिस्पेक्ट में रेट चाहिए उसका रेट कांस्टेंट अपॉन उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वैल्यू, जिसका रेट कांस्टेंट उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वैल्यू। अगर रेट कांस्टेंट रिएक्टेंट का चाहिए तो क्या करोगे कि रेट ऑफ रिएक्शन को उसी के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एक रिएक्शन ले लूं, समझो ये कोई एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है 2a + 3b गिव्स 5c और इसका रेट ऑफ रिएक्शन R इज इक्वल टू के, ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, बी के रिस्पेक्ट में -1 ऑर्डर, ये रेट कांस्टेंट दिया हुआ है। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछे फर्स्ट में पहला पूछे कि रेट कांस्टेंट ए के रिस्पेक्ट में बताओ, के इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 2k। अगर बी के रिस्पेक्ट में पूछा है मतलब रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट ऑफ बी, रिएक्टेंट बी, दूसरा के बी पूछे तो क्या हो जाएगा 3k, तीसरा के सी पूछे तो क्या हो जाएगा 5k। जिसके रिस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट पूछे क्या करो रेट ऑफ रिएक्शन को उसी के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। रेट ऑफ रिएक्शन के इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, तो देखो के निकल गया। और अगर दूसरा पॉइंट आपसे पूछे, फोर्थ पॉइंट, रिलेशन बिटवीन के, के बी एंड के सी, के बी एंड के सी के बीच में रिलेशन बताओ, तब कैसे निकालोगे, तो जिसका रेट कांस्टेंट अगर के चाहिए तो 2k + 3k अपॉन 4k, तो अब क्या करो सबको k की वैल्यू निकाल लो। अगर इसके रिस्पेक्ट में अगर k की वैल्यू निकालोगे बेटा देख लो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k/2, इसके रिस्पेक्ट में k की वैल्यू निकालोगे तो kb/3 और इसके रिस्पेक्ट में k की वैल्यू निकालोगे तो kc/5 और सारे के एक दूसरे के क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो वहां से आप निकाल लो k/2 इज इक्वल टू kb/ यहाँ पे 3 होगा बेटा, 3 इज इक्वल टू kc/5। अब रेशियो चाहिए तो सबको क्या करो 30 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये आ जाएगा 15k इज इक्वल टू
10 kb is equal to 6 kc. That will be your relation. सिंपल। अगर इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के है तो ए की रिस्पेक्ट में पूछे तो के को इसके स्टोइचोमेट्री से मल्टीप्लाई कर दो और आप क्या निकाल सकते हो, उसके बीच में रिलेशन। तो आज के पार्ट में, आज के लेक्चर में जो हम लोगों को पढ़ना था कि रेट कांस्टेंट किसी भी रिएक्टेंट के स्पीशीज में निकालने से कैसे निकालेंगे, मतलब किसी भी रिएक्शन को किसी स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो। तो अगर मल्टीप्लाई x से करोगे तो रेट x टाइम्स क्या हो जाएगा, कम। अगर रेट कांस्टेंट रिएक्शन का k है तो इसके रिस्पेक्ट में 2 है तो k/2। समझ में आया? तो देख लो k इजिकल टू k/2। समझ में आया? तो दैट्स ऑल अबाउट योर। तो हम लोग जो ये चीज पढ़े थे, r इजिकल टू, ध्यान से देख लो, r इजिकल टू k c⁴n। तो हमने रेट पढ़ चुका है, रेट कांस्टेंट देख चुके हैं, सी कॉन्सेंट्रेशन देख लिए और क्या देख लिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर पे अभी हम लोग, ऑर्डर अभी कंप्लीट हुआ नहीं है एक्चुअली। अभी ऑर्डर पे हम लोगों को 2 ऑर्डर के काइनेटिक्स पूरे डिटेल्स में पढ़ने हैं। दैट विल बी योर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर, जो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के क्लास में ऑर्डर के पैरेलल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, दैट इज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर क्या है एंड मॉलिक्यूलरिटी क्या है, हम लोग उसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, फिर उसको हर ऑर्डर के साथ पढ़ते जाएंगे। थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट, कुछ क्वेश्चन आपके रुके पड़े, इसलिए मैं मॉलिक्यूलरिटी आपको कंप्लीट कर देता हूँ। फिर का सबसे लास्ट पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, और लास्ट में देख लेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी सिलेबस। ऑर्डर क्या है कि किसी भी रिएक्शन को देखकर क्या पता नहीं कर सकते कि इसका ऑर्डर क्या है। सिर्फ एक रिएक्शन या तो सिंपल और एलिमेंट्री सिंगल स्टेप लिख तो पता कर सकते हो, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कभी भी किसी रिएक्शन को देख के पता कर सकते हो। है क्या कि समझो अगर कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है, 2A गिव्स B, A प्लस B गिव्स C, 2A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट, सब में प्रोडक्ट लिख लो आप। ध्यान से समझना कि इस केस में एक के 2 एटम आपस में रिएक्ट करके क्या देंगे, प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन तभी होगा कि जब एक के दोनों एटम आपस में रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट मतलब एक साथ कितने रिएक्टेंट एक दूसरे को कोलाइड कर रहे हैं। आगे जब हम लोग इसका एनर्जी बैरियर देखेंगे तो हर, आप देखना ना कि हम लोग ऐसे एक पहाड़ियों वाली ग्राफ पढ़ चुके हैं। दिस इज योर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज योर एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, और ये होता है, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, और दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। तो हर रिएक्टेंट तभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा कि जब ये थ्रेशोल्ड बैरियर को खत्म, क्रॉस कर जाए। और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड थ्रेशोल्ड के बीच का जो गैप होता है, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। वो एनर्जी आएगा कहां से, तो होता क्या है कि दोनों मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं। जितने भी रिएक्टेंट शायद रिएक्टिंग स्पीशीज होते हैं, दे विल कोलाइड साइमल्टेनियसली ईच अदर, और उनके कोलिजन से अगर ये एनर्जी बैरियर क्रॉस कर जाएगा तो वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन करते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितने एटम, मॉलिक्यूल, आयन, रेडिकल आपस में साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे हैं, और उसी को उनका क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी। अगर रिएक्टिंग स्पीशीज एक है तो उसको बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर, 2 है तो बाईमॉलिक्यूलर, 3 है तो ट्राईमॉलिक्यूलर, 4 है तो टेट्रामॉलिक्यूलर। जैसे अगर यहाँ पे ये होता A2 गिव्स प्रोडक्ट, तो इसके एक ही मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर। यहाँ पे 2 एटम आपस में कोलाइड कर रहे हैं इसको बोलेंगे बाईमॉलिक्यूलर। यहाँ पे ए के एक एटम है, बी के भी एक एटम है, यहाँ पे दोनों सेम है, दोनों डिफरेंट है, तो भी बाईमॉलिक्यूलर। यहाँ पे देखो ए के 2 है, बी के 1 है, टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं, 3, तो क्या बोलेंगे, ट्राईमॉलिक्यूलर। तो मॉलिक्यूलरिटी तो हमेशा देख के ही पता कर लोगे कि किसी भी रिएक्टेंट में कितना रिएक्टिंग स्पीशीज साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे हैं, दैट विल बी देयर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर
ये सब तो सिंगल स्टेप का देख के पता कर सकते हो, लेकिन अगर कोई मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है बेटा, उस केस में मॉलिक्यूलरिटी हमेशा जो स्लोएस्ट स्टेप होगा, स्लोएस्ट स्टेप को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, उसमें जो रिएक्टिंग स्पीशीज जितने कोलाइड कर रहे हैं उसी को क्या बोले, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। सिंपल है। तो ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, देख के नहीं पता कर सकते। मॉलिक्यूलरिटी देख के पता कर सकते हो। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस, वो काइनेटिक ऑफ रिएक्शंस। तो आइए एक डिफिनेशन पहले लिखना, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन लिखो। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एटम और आयन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एटम, आयन और रेडिकल, कुछ भी लिखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एटम, आयन और रेडिकल that must be collide simultaneously, that must be collide simultaneously in order to take reaction, yeah, in order to reaction take place. If number of reacting species are 1, then it is called as unimolecular. If number of reacting species are 1, then it is called as unimolecular. If number of reacting species are 2, then it is called as bimolecular. 3 है तो क्या बोलेंगे, ट्राइमोलिकुलर। लिखो, इट इज ऑलवेज ए होल नंबर, नेवर बी निगेटिव और फ्रैक्शन। कभी भी किसी रिएक्शन का जो मॉलिक्यूलरिटी होगा वो ऑलवेज होल नंबर पॉजिटिव होगा, ना तो निगेटिव हो सकता है, ना तो फ्रैक्शन भी हो सकता है, ना तो जीरो हो सकता है। इट इज ऑलवेज ए होल नंबर, पॉजिटिव होल नंबर, नेवर बी निगेटिव, जीरो एंड फ्रैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, is take place in more than one step, then overall molecularity is determined by, then overall molecularity is determined by slowest or rate determining step, slowest और rate determining step। अगर कोई केमिकल रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है, उस केस में जो मॉलिक्यूलरिटी होगा उस सब मल्टीपल स्टेप में जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा उसी स्टेप से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटरमाइंड कर सकते हैं। आइए मैं इसका एग्जांपल देता हूं ताकि आपको समझ में आए। आ जाओ इस केमिकल रिएक्शन को देखो, कह रहा है फॉर ए केमिकल रिएक्शन 2H2O2 गिव्स H2O plus O2, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O plus O2 में टूट रहा है बेटा, लेकिन इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या कह रहा है, दैट इज योर मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप में H2O2 गिव्स H2O plus O2, ये इसका स्लोएस्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में O plus O गिव्स O2, दैट इज योर फास्ट स्टेप है। तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है, अगर आप मॉलिक्यूलरिटी डायरेक्टली यहां से देखोगे तो आप कह दोगे इसके दो मॉलिक्यूल है, इट इज बाई मॉलिक्यूलर। लेकिन अगर आप इसके मैकेनिज्म से जाओगे तो अगर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है तो जो 16 स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी होगी वही रिएक्शन की ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी होगी। और इसमें क्या है, एक मॉलिक्यूल है, तो इससे क्या होना चाहिए, यूनिमॉलिक्यूलर। तो आपका ये आंसर देख के गलत हो जाएगा। तो आपको रिएक्शन के मैकेनिज्म से मॉलिक्यूलरिटी पता करना पड़ेगा। अगर कोई सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो डायरेक्टली जो नंबर ऑफ कंबाइनिंग स्पीशीज है दैट इज हिज मॉलिक्यूलरिटी। जैसे इसमें देखो N2O4 गिव्स 2NO2, ये क्या हो जाएगा, यूनिमॉलिक्यूलर। H2 plus I2 दो मॉलिक्यूल है तो ये क्या हो जाएगा, बाई मॉलिक्यूलर। इस केस में देखो 2FeCl3 plus HnCl2, इसके एक मॉलिक्यूल, इसके दो मॉलिक्यूल, ये क्या हो जाएगा, ट्राई मॉलिक्यूलर। 2NO2 plus O2 तीन मॉलिक्यूल है तो ये क्या हो जाएगा, ट्राई मॉलिक्यूलर। तो आप आराम से निकाल सकते हो, सिंपली मॉलिक्यूलरिटी देख के पता कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितने ज्यादा कंबाइनिंग स्टेप है। सिंगल स्टेप है तो डायरेक्टली देख के पता कर लोगे, अगर बेटा मल्टीपल स्टेप है तो आपको रिएक्शन के मैकेनिज्म के थ्रू देखना पड़ेगा। रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में है तो जो सिंपलेस्ट स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी होगी दैट विल बी योर ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन।
तो आप जानते हो कि ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी में क्या डिफरेंस है। एक लास्ट में हेडिंग डाल दो, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। आई होप मॉलिक्यूलरिटी आपको समझ में आया। मैं फिर से रिकॉल करता हूं, मॉलिक्यूलरिटी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने एटम, मॉलिक्यूल, आयन, रेडिकल साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे हैं, दैट विल बी द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दैट रिएक्शन। हेडिंग डालिए, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट पॉइंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। दो कॉलम बना लो, एक कॉलम में लिखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकंड कॉलम में लिखो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में इट इज सम ऑफ पावर ऑफ ऑल द concentration terms appearing in rate law expression. Order of reaction, it is sum of power of all the concentration terms appearing in rate law expression. सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट मॉलिक्यूलरिटी में, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जितने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के पावर है उसको ऐड कर दो, यू विल गेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। व्हाइल मॉलिक्यूलरिटी इज number of reacting species in a rate determining step, number of reacting species in a slowest step or rate determining step। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के स्लोएस्ट और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जितने रिएक्टिंग स्पीसीज होगा, दैट विल बी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। रेट लॉ एक्सप्रेशन में सारे कंसंट्रेशन टर्म्स के जो पावर होंगे, दैट विल बी योर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, सेकंड पॉइंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, it can be zero, negative or fraction। it can be order of reaction, it can be whole number, zero, fraction, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन है, इट विल बी ऑलवेज अ होल नंबर, नॉट बी जीरो, फ्रैक्शन एंड नेगेटिव। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है बेटा, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। लेकिन जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन है, दे कैन बी ऑलवेज बी इंटीजर, नॉट जीरो एंड फ्रैक्शन। नेक्स्ट लिखना, इट इज इंपिरिकल एंड मस्ट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में इट इज इंपिरिकल एंड मस्ट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, व्हाइल मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन while molecularity of reaction concerned with reaction mechanism, molecularity of reaction is concerned with reaction mechanism, and it is a theoretical concept obtained from stoichiometry of reaction, तो ऑर्डर को तुम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हो, लेकिन ये मैकेनिज्म से कंसर्न है। अगर स्टोइचोमेट्रिक रेशियो अलग अलग होगा तो इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा बेटा, अलग अलग होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज कंसर्न विथ काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन, दैट मींस रेट लॉ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज कंसर्न विथ काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन, while mechanism molecularity of reaction is concerned with mechanism of reaction, लास्ट पॉइंट लिख लो, इट इज ए एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी while molecularity is theoretical property। order is experimental property while molecularity is theoretical property। that's all about our today lecture। आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, रिएक्शन का एंड पार्टिकुलर रिएक्टेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। अगर स्टोइचोमेट्री से मल्टीप्लाई कर दूं तो रेट कांस्टेंट, जिस स्टोइचोमेट्री से मल्टीप्लाई करोगे उतने ही टाइम्स वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लास्ट में हम लोगों ने देखा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो स्लोएस्ट, अगर सिंगल स्टेप है तो कोई दिक्कत नहीं है, जितने रिएक्टिंग स्पीसीज कंबाइंड करेंगे उतने ही क्या होगी, उसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, देख के पता कर सकते हो। अगर मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है तो जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उसमें जो कंबाइंडिंग रिएक्टेंट होंगे वही उसकी क्या होगी, मॉलिक्यूलरिटी। ऑर्डर के कंक्लूजन में बात करूं तो ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, ये थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट है। ऑर्डर पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर, फ्रैक्शन सब होगा, मॉलिक्यूलरिटी हमेशा इंटीजर होगा, पॉजिटिव होगा। इट्स ओके, दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडे लेक्चर।
आप यहाँ तक लेक्चर को ध्यान से देखिए, जितने भी क्वेश्चन के आपके डाउट थे विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डर, विथ रिस्पेक्ट जो क्वेश्चन रिलेटेड थे किसके, रेट कांस्टेंट के, उसके भी डाउट आपको सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आज हम लोगों ने अलग अलग रिएक्टेंट के रेट कांस्टेंट के बीच में रिलेशन भी देख लिया है। कल के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग को 2 ऑर्डर का काइनेटिक्स पूरे डिटेल्स में पढ़ना है, दैट विल बी 0 ऑर्डर। अगर समझो काइनेटिक्स पे क्वेश्चन अगर आ रहा है एग्जाम में, तो 90% चांस होगी वो फर्स्ट ऑर्डर को के क्वेश्चन होंगे, लेकिन हम लोगों को 0 ऑर्डर भी पढ़ने हैं, फर्स्ट ऑर्डर भी पढ़ने हैं, तभी तो सब डिफरेंस समझ में आएंगे कि 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में डिफरेंस क्या है। आज का लेक्चर आई होप आप अच्छे से देखें, विथ कंसंट्रेशन के साथ देखें, कंप्लीट नोट्स बनाएं, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। लेक्चर कैसा लगा बताइएगा जरूर। इतने ध्यान से कंसंट्रेशन से अच्छे से लेक्चर को पढ़ने और समझने के लिए, कंप्लीट नोट्स बनाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।